हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस इन इंडिया। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उन्होंने कहा है कि मैम क्या प्रोसीजर होता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का, उसको भी डिस्कस कीजिए सेट करने का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड की या फिर AASB की, तो उस पर भी वीडियोस बन चुके हैं कि क्या होता है और क्या उसकी फ़ीचर्स हैं, क्या काम करना होता है उन्हें। तो उस पर वीडियो बन चुका है। जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऑडिटिंग की, ताकि आप आसानी से उन सारे वीडियोस को देख सके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया में किस तरह से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है और उसका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। द ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर्मुलेट्स द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें यहाँ पर हम, तो जो भी आपका ये AASB है, ये क्या करता है इंस्टीट्यूट्स का, कि वो फॉर्मुलेट्स करते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दैट मीन्स कि वो ऑडिटिंग से रिलेटेड, ऑडिटिंग का जो काम होता है, ऑडिटिंग के काम में क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ पैमाने डिसाइड कर दिए जाते हैं, कुछ मानक बना दिए जाते हैं, जिनको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही ऑडिटिंग की जाती है। तो ये कौन बनाता है इंडिया में, कौन सेट करेगा? ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ओके, प्रोसीजर फॉर फॉर्मुलेटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। फॉर्मुलेटिंग का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ आप फॉर्म कर रहे होते हैं, मीन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होता है उसको फॉर्मुलेट करने का। मीन्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को जब हम बनाते हैं तो उस टाइम पर हम किन प्रोसेस को ध्यान में रखते हैं, किन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके उसको फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड आइडेंटिफाइज द एरियाज वेयर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नीड टू बी फॉर्मुलेट। सबसे पहले जो ये ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो क्या करते हैं, इस बात की पहचान करते हैं कि किस एरिया में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत है, तो उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसको फॉर्म करेंगे, फॉर्म में से उसको बनाएंगे, फिर उसको अप्लाई होगा। ठीक है, उसको अप्लाई किया जाएगा, उसको फॉर्मुलेट करेगी एरिया के हिसाब से, पहले एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद। सेकेंड पॉइंट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के प्रिपरेशन में द बोर्ड इज नॉर्मली असिस्टेड बाय स्टडी ग्रुप्स कंप्राइजिंग ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। यहाँ पर होता क्या है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते टाइम, उस टाइम में प्रिपरेशन करने में जो बोर्ड है वो नॉर्मली असिस्टेड बाय स्टडी ग्रुप्स, कुछ स्टडी ग्रुप्स होते हैं जिसके द्वारा असिस्टेड किए जाते हैं। असिस्टेड का मतलब होता है सहायता लेना। ठीक है, सहायता करना, किसी की हेल्प करना। तो यहाँ पर जो बोर्ड है वो स्टडी ग्रुप्स के द्वारा असिस्टेड होता है, मीन्स हेल्प लेता है स्टडी ग्रुप्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर करके चीज़ों को बताते हैं ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो भी इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के जो भी मेंबर्स है, वो क्रॉस सेक्शनल एक मतलब देखते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, जिनको प्रिपेयर किया जा रहा है, वो कैसे हैं एरिया के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो वो स्टडी ग्रुप्स ही आपको बताते हैं। उसके बाद ये डिस्कशन मीन्स ये क्रॉस सेक्शन या स्टडी ग्रुप जो है कंपेयर करता है, हेल्प करता है और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड। तो ये करने के बाद स्टडी ग्रुप्स जो होते हैं उनकी हेल्प के द्वारा इनको प्रिपेयर किया जाता है, और फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर्स जो इंस्टीट्यूट के होते हैं वो भी चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं चीज़ों को। तो फिर क्या होगा कि उसको बनाया जाएगा, उसको प्रिपेयर किया जाएगा, किसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा। प्रिपेयर करने के बाद इशू कर दिया जाएगा, बोर्ड के द्वारा ही इशू किया बनाया जाता है, फिर इसको इशूड किया जाता है। किस लिए इशू करेंगे? ताकि उन मेंबर्स के कमेंट मिल सकें। ठीक है, मेंबर्स कमेंट तभी करेंगे ना जब उनके सामने कोई चीज़ रखी जाएगी। अब जैसे ये वीडियो है, जब मैं इसको इशूड करूँगी, पब्लिश करूँगी, तभी तो मुझे आपका फीडबैक या कमेंट मिलेगा। तो वैसे ही स्टैंडर्ड जो बोर्ड है आपका, वो सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उस जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इशू करेंगे, ताकि जो लोग हैं वो कमेंट कर सकें, जो स्टडी ग्रुप्स है या जो मेंबर्स हैं वो कमेंट कर सकें। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट इज, आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है आफ्टर टेकिंग इनटू द कमेंट्स रिसीव्ड। अब जो मेंबर्स हैं जिन्होंने कमेंट्स दे दिया, तो उनका कमेंट रिसीव करने के बाद क्या होगा, द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज फाइनलाइज्ड बाय द बोर्ड।
तो कमेंट रिसीव होने के बाद एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा, ठीक है, प्रपोज्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कि हाँ ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं सही हैं, यहाँ पर मान्य हैं, इस एरिया में वो मान्य है, माने जाएंगे, यूज़ किया जाएगा। फिर क्या होगा, उसको फाइनलाइज्ड कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। बोर्ड मीन्स ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया, ओके। उनके द्वारा क्या होगा, उनको फाइनलाइज्ड कर दिया जाएगा एंड सबमिटेड टू द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट, और कर दिया जाएगा सबमिट किसके पास, काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, सबमिटेड टू द, सो काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट के पास उसको सबमिट कर दिया जाएगा, जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनके रिगार्डिंग जो भी पेपर है। क्लियर हो गए होंगे ये सारे पॉइंट्स। कुछ और पॉइंट्स है वो भी देखते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द काउंसिल मॉडिफाइज द सेम इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड। अब जब प्रिपेयर कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, उसको इशू कर दिया गया है ताकि जो मेंबर्स हैं वो कमेंट कर सकें। कमेंट करने के बाद क्या होता है, उसको सबमिट कर दिया गया है काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट के सामने। तो ऐसे में अब क्या होगा, जो भी आपकी वो काउंसिल है, जो परिषद है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें परिषद बनाई गई है कि सही है या नहीं, उसमें उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। अगर कुछ ऐसी चीज़ें जिनको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो मॉडिफाई किया जाएगा कंसल्टेशन विद द बोर्ड, बोर्ड के साथ कंसल्ट करने के बाद, ठीक है, मीन्स कंसल्ट करेंगे बोर्ड के साथ, और उसके बाद अगर मॉडिफाई चीज़ों को करना है तो उसको मॉडिफाई किया जाएगा, ओके। द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज़ द इशूड अंडर अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल। उसके बाद वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में मॉडिफिकेशन के बाद फिर से इशू कर दिए जाएंगे, ठीक है, अंडर अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल के द्वारा। तो अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ही यहाँ पर भी काम करेगा, इन्हीं के द्वारा, इनके अंदर में ही वो काम करते हुए उसको इशू किया जाएगा, ठीक है। सो किसके अंडर इशूड होगा, अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल के द्वारा। कब, मॉडिफिकेशन के बाद फिर से इशू कर दिया जाएगा उसको। The board also takes into consideration the applicable laws, customs, usages and business environment in the country. The board, ये जो board है आपका ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया, वो क्या होता है, वो ऑल्सो कहें कि यहाँ पर और क्या क्या वो ले सकते हैं, किन किन चीज़ों को ले सकते हैं, किन किन चीज़ों को फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेबल रूल्स, ठीक है, मीन्स कि रूल्स और लॉस क्या होंगे, लॉ समझने में कुछ नियम बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, किस तरीके से एप्लीकेबल होंगे, वो सारी चीज़ें भी ये कंसिडर कर सकते हैं। कौन कर सकता है, जो AASB वो कंसिडर करेंगे। कस्टम से रिलेटेड, जब आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम से रिलेटेड लॉस बना सकते हैं, यूसेज से रिलेटेड। बिजनेस इन्वायरमेंट इन द कंट्री, और कंट्री में बिजनेस इन्वायरमेंट को एक बेहतर बनाने के लिए भी वो इन चीज़ों को क्या करेगा, बोर्ड कंसिडर करेगा और इस पर भी काम कर सकता है, ओके। मुझे यकीन है आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड इशूड बाय ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इशूड किया जाता है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा, उसमें क्या मोस्ट पॉइंट्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स की इंगेजमेंट्स क्या है, मीन्स वो स्टैंडर्ड्स कहाँ पर यूज़ किए जाएंगे, किस पर्पस से यूज़ किए जाएंगे, ठीक है, वो देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग to be applied into the audit of historical financial information. So स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो होता है वो अप्लाई किया जाएगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस के लिए, उनको ऑडिट करने के लिए। मीन्स प्रीवियस ईयर में या लास्ट ईयर्स में, मीन्स पिछला जो भी आपके पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है वही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा और उसी को ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट किया जाएगा दैट मीन्स कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से बिलोंग करती हैं उनको चेक किया जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। NB पॉइंट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। साथ में उन स्टैंडर्ड्स को क्या करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, रीचेक करने के लिए क्या होता है, इंगेज, उसके इस काम में भी उसको इंगेज किया जाता है, यहाँ पर भी शामिल किया जाता है, ठीक है। C पॉइंट इज स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट। अश्योर करने के लिए, कहते हैं ना, आप ऐसे बोलते हैं ना, चीज़ों को अश्योर करना होता है। जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप एश्योर करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। एक सुरक्षा पर्पस के हिसाब से भी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर भी काम किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, किन सर्विसेज से वो कहाँ पर किस तरीके से रिलेटेड होंगे वो स्टैंडर्ड्स, उसको भी देखा जाता है कि वो किन सर्विसेज में इंगेज्ड किए जाएंगे, उन स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर ध्यान दी जाती हैं।
B point is quality control standards. So standards on quality control. Quality control means issued by the Auditing and Assurance Standard Board under authority of the Council are to be applied for all services covered by the engagements standards as described above. जिस भी सर्विसेज से आपका जो स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं, जहाँ कहीं भी वो स्टैंडर्ड्स जिन भी सर्विसेज में इंगेज किए गए हैं या जिन भी सर्विसेज के द्वारा वो स्टैंडर्ड्स इंगेज किए जा रहे हैं, तो उनका क्वालिटी चेक करना कि किस तरीके की सर्विसेज दी जा रही हैं। सर्विसेज की भी अपनी क्वालिटी होती है ना। अब जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बेस्ट क्वालिटी इन्फॉर्मेशन के साथ चीज़ों को प्रेजेंट करूँ, ठीक है। मीन्स बेस्ट टीचिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। मेरी जो टीचिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे ही मैं सर्विस ही तो दे रही हूँ एक तरीके से, तो जो भी आपकी सर्विसेज हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो क्या होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। फिर अगर नहीं भी अच्छी हैं तो जो स्टैंडर्ड्स हैं उन सर्विसेज पर कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड्स में रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बनाए जा सकते हैं जिसके थ्रू उन सर्विसेज को और बेहतर बनाया जा सके, उनका जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। बहुत अच्छा है तो उसको कम किया जा सके, ख़राब है तो उसको थोड़ा अच्छा किया जा सके। तो इन स्टैंडर्ड्स का जो इंगेजमेंट्स होता है सर्विसेज के द्वारा भी हो जाता है, ठीक है, कि वहाँ पर किस तरीके से यूज़ होंगी, किस तरीके से अप्लाई होंगी, तो ये चीज़ें कौन डिसाइड करता है। सो अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल इसको अप्लाई करेगा अंडर आपका जो ये AASB है, अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल के द्वारा ये जो परिषद है इसके अंदर काम करते हुए इन चीज़ों को इंगेज किया जाता है, ठीक है। सर्विसेज को चेक किया जाएगा, उन सर्विसेज के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स जो बने हैं उनको यहाँ पर इंगेज किया जाएगा, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। मीन्स एक अच्छे से यहाँ पर उसका विवरण दिया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि हाँ ये स्टैंडर्ड्स है, यहाँ से उसको इस तरीके से यूज़ करना है उन सर्विसेज पर और उनका क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन स्टैंडर्ड्स को इस तरीके से यूज़ किया जाता है। मुझे यकीन है कि प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड समझ में आ गया हो कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड और जो भी पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर विजिट करके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।